नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विशिष्ट वोरा श्री आरएलटी महाविद्यालय अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। कक्षा 12वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम वृंद के दोहे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने गुरुबानी पढ़ी। श्री गुरु नानक जी की गुरुबानी का अध्ययन हमने किया है। आज हम कवि वृंद के दोहे पढ़ने वाले हैं। तो मैं कवि का परिचय पढ़ती हूँ। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। तो आपका जन्म 1643 को मथुरा नामक प्रदेश में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। विद्यार्थियों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि साहित्य को अनेक विभागों में बांटा गया है। जैसे भक्तिकालीन काव्य, वैसे ही रीतिकालीन काव्य भी साहित्य के अंतर्गत आता है। रीतिकाल का अर्थ होता है श्रृंगारिक कविताएं। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत कवि वृंद का नाम आदर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। विद्यार्थियों, बहुत बार साहित्यकारों के मूल नाम के बारे में प्रश्न पूछा जाता है या कृति के लिए पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कवि वृंद का पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रीतिकालीन परंपरा में कवि वृंद का नाम काफी आदर के साथ लिया जाता है। कवि वृंद को रीतिबद्ध परंपरा में भी इनकी रचनाएं एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत कवि का मुख्य सब्जेक्ट श्रृंगार होता है, साथ ही साथ नीति से संबंधित कविताएं भी होती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। तो विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि कवि वृंद दोहों के साथ साथ काव्य के अनेक प्रकारों को भी अपनाया है। 12 मासा, विद्यार्थियों, जैसा कि 12 मासा से ही आपको समझ में आ रहा है कि 12 महीना, 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। कवि वृंद ने 12 मासा नामक ग्रंथ में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सतसई में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। यह एक यमक सतसई नाम का भी उनका ग्रंथ है, जिसमें विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप कवि वृंद ने स्पष्ट किया है। तो विद्यार्थियों, हमने क्या देखा कि कवि वृंद की जो रचनाएं हैं वो रीतिकाल के काव्य में रखी गई है। उनकी कविताएं रीतिबद्ध परंपरा में आती है। आपने अनेक प्रकार की रचनाएं रची है, जिसमें 12 मासा और यमक सतसई का उल्लेख है। आपके नीति परक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध है। जैसा हमने रहीम सतसई के बारे में पढ़ा होगा या जानते हैं, रहीम सतसई भी रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आते हैं, जो काफी प्रसिद्ध थे। नीति से संबंधित उनके दोहे होते थे। विद्यार्थियों, नीति का अर्थ होता है वैल्यू। हमारे जीवन में नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैल्यू या नीति के माध्यम से हम अपने जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दे सकते हैं। तो नीति का अर्थ होता है समझाना या जीवन में कोई आदर्श को अपनाना। तो इस प्रकार से कवि ने नीति परक दोहों के माध्यम से उनके आश्रय में रहने वाले राजाओं के आश्रय में रहने वालों राजाओं को समझाने की कोशिश की है। आपके नीति परक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, हम ये देखते हैं कवि वृंद के दोहे भी
जनसाधारण में अर्थात आम जनता में बहुत ही प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। लोग आज भी उनके दोहों को अपनाते हैं या गाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा कैसी है? सहज है, आसानी से समझ में आने वाली है, सुंदर है और लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपकी भाषा में क्या दिखाई देता है? ब्रज और अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता, मतलब बहुत ही ज़्यादा भाषा के शब्दों का प्रयोग उनकी कविताओं में या उनके दोहों में देखा जा सकता है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत, दृष्टांत का अर्थ है दोहों में कवि ने जो जो उदाहरण दिए हैं या उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को समझाने की कोशिश की है, वो उदाहरण आपके भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। और आपका निधन 1723 में हुआ। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने कवि का परिचय देखा है। अब इनकी प्रमुख कृतियां के बारे में हम जानेंगे। तो कवि वृंद की प्रमुख कृतियां हैं वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप इत्यादि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब इनकी विधा का परिचय, जो विधा उन्होंने काव्य के लिए अपनाई है, जो दोहा अपनाया है, उसके बारे में उसका परिचय हम देखेंगे। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। तो विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य में जो कवि आते हैं, उन्होंने अपने काव्य के लिए दोहा छंद को ही अपनाया है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो विद्यार्थियों, जब हम दोहा पढ़ेंगे तो उनकी मात्राओं के बारे में भी आपको मैं बताते जाऊंगी कि दोहा में किस प्रकार से अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं या मात्राएं पाई जाती है। दोहे के प्रथम चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। अर्थात यदि हम दोहा पढ़ेंगे तो वो 4 चरणों में विभाजित होता है। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं पाई जाती है और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। तो इस प्रकार की समानता हमें दोहों में दिखाई देती है। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम पाठ परिचय के बारे में देखेंगे कि कवि ने अपने दोहों में क्या कहना चाहा है। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया है आपको कि रहीम और कवि वृंद इत्यादि कवियों ने रीतिकालीन परंपरा का पालन करते हुए अपने दोहों में नीति की बातें कही है या नीति की बातों की सिखामन दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पे भी बढ़ता जाता है। एक दोहों में कवि ने विद्या रूपी धन के बारे में यह विशेषता बताई है कि जैसे जैसे हम विद्या को खर्च करते हैं, वह और भी आगे बढ़ते जाता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती है। कुछ दोहों में बताया है आंखें मन की सच झूठे बातें बता देती है। तो आगे हम दोहे पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरी बात कवि ने बताई है कि जितनी चादर हो, मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। तो देखेंगे विद्यार्थियों कि हमारे पास जितने संसाधन हो, उतने में ही हमें अपना गुजारा करना चाहिए। अति आवश्यकता को बढ़ाना नहीं चाहिए।
व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। हम जो जीवन जीते हैं, उसमें कपट या छल को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। यदि व्यक्ति में गुण नहीं है, तो उसे बड़प्पन नहीं मिलता है या आदर सम्मान नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए गुण की आवश्यकता होती है। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पे ही उड़ता है। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ हम उलझ जाते हैं या उससे मनमुटाव हो जाता है या झगड़ा हो जाता है, तो उसका जो परिणाम होता है वो हम पर होता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कवि वृंद के दोहे पाठक को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने कवि का परिचय देखा है और कवि के बारे में जानकारी ली है। आगे के वीडियो में हम उनकी कविताएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।